जय बोले महावीर भगवान की, जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए तीर्थंकर लेणी की प्रथम गुफा में विराजमान 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की, जय बोलिए तीर्थंकर लेणी के द्वितीय गुफा में विराजमान श्री नमीनाथ भगवान की, सभी 56 जिनबिंबों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, तीर्थंकर लेणी में साक्षात विराजमान मुनि श्री दुर्लभ सागर जी एवं मुनि श्री संतान सागर जी मुनि महाराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र जयदु जड़ंदो। बोलो जयदु जड़ंदो। जय जिनेन्द्र को प्राकृत भाषा में क्या बोलते हैं? जयदु जड़ंदो। ठीक है, बच्चों को भी दिखाते रहे ना शुभम जी। आज हम प्रथम बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है तीर्थंकर लेणी महाराष्ट्र के आप सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुखारबिंद होने का, और हमारा तो परम सौभाग्य है कि यहाँ पर इस तीर्थंकर लेणी की धरा पर पिछले कई वर्षों से आप सभी बच्चे यहाँ निरंतर ज्ञान स्वाध्याय प्राप्त कर रहे हैं। पवन भैया जी को बोल के ना सबको कॉपी दिलवा दो, यहाँ पे कॉपी रखी होंगी, एक्स्ट्रा नई कॉपी होंगी। कॉपी नहीं है नहीं, अभी तो बच्चों पास कॉपी है, पीछे लिख लेंगे फिर दे देंगे। शायद रखी है नई, नहीं है, एक बार पूछ लो, अगर हो तो दिलवा देना अभी, नहीं तो क्लास के बाद मंगा करके। हाँ कोई बात नहीं, नहीं वो लिखवाऊंगा ना मैं। बच्चों की कॉपी के पीछे लिख लो, नई कॉपी देते हैं है ना। हाँ पवन जी से पूछ लेना सबको। दीदी दीदी आपका क्या नाम है? अच्छा खुशबू नाम है। चलो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया विषय पहली बार यहाँ तीर्थंकर लेणी पे लेने जा रहे हैं, और कल से समय डिसाइड कर लेंगे क्योंकि कल से यहाँ विधान भी है 3 दिन का, 30, 31 और 1 तारीख। कल है ना 30, तो विधान के बीच में भी पूरी कोशिश करेंगे। 1 से 2 बजे आज हम क्लास लगा रहे हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर हो गया है, और आप लोगों से डिस्कस करके फिर कल से समय डिसाइड कर लेंगे। लगभग 10 दिन अगर आपने समय दे दिया प्रतिदिन 1 घंटे का, तो ब्राह्मी लिपि आपकी पूरी हो सकती है। ये आपको हम दिखा देते हैं। ये ब्राह्मी लिपि प्रवेशिका नाम की एक छोटी सी पुस्तक है। आचार्य विद्यानंद मुनि जो दिल्ली में विराजमान थे, पूरे भारत देश में उन्होंने बहुत भ्रमण किया, और वर्तमान समय के बहुत परम तपस्वी परम विद्वान आचार्य रहे हैं। अभी कुछ वर्ष 3 वर्ष पहले ही इनका समाधि संलेखना पूर्वक मरण हुआ कुनकुन भारती दिल्ली में। पूरा जीवन आचार्य श्री ने स्वाध्याय में, निरंतर ग्रंथों के संवर्धन में, संरक्षण में, पांडुलिपियों में और विद्वत जगत में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे विद्वानों की उत्पत्ति हो, वो लोग कैसे अपना स्वाध्याय कर सकें, आगे उसको बढ़ा सकें, इस दिशा में कार्य किया। संस्थानम अभयदानम की स्थापना भी उन्हीं आचार्य के आशीर्वाद से, उनके परम शिष्य आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हुई। यहाँ पर जो ज्ञानदानम गुरुकुल आप लोगों का चल रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कृपा है, योगदान है, आचार्य विद्यानंद मुनि जी का ही रहा है। जय जिन भैया जी बैठेंगे, ब्राह्मी लिपि सीखेंगे अगले 10 दिन। अपना प्रतिदिन 1 घंटे का स्वाध्याय लगेगा। सबसे छोटा विषय यही था कि जो 10 दिन में हो सकता है। जो लोग भी शॉर्ट ट्रिप पर आ रहे हैं वो आवाज़ चलेगी उसकी। ब्राह्मी शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पहले भी सुना है। किस किसने सुना है ब्राह्मी? हेलो, ब्राह्मी वर्ड सुना है पहले? नहीं सुना? चलिए आज सुन लिया, चलो अच्छी बात है। तो ब्राह्मी जो शब्द है, जो लोग यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारे बच्चे जैन धर्म से नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई वर्षों से कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ शादा गांव में, तो कुछ चीज़ें अवश्य ही सीख रहे होंगे। कैसे होगा? हाँ, ब्राह्मी
आदिनाथ भगवान की पुत्री का नाम था। किसका नाम था? हमारे तीर्थंकर कितने होते हैं? हमारे 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव आदिनाथ भगवान, उनकी 2 पुत्रियां थीं। एक का नाम था सुंदरी और दूसरी का नाम क्या था? ब्राह्मी। और उनके 101 पुत्र भी थे, जिनमें के भरत चक्रवर्ती और बाहुबली भगवान प्रमुख हैं। उसके अलावा भी उनके बहुत सारे 99 पुत्र और भी थे। तो आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां थीं, एक का नाम था ब्राह्मी और दूसरी का क्या नाम था? सुंदरी। तो यहां पर आपको एक फोटो दिखाते हैं। वो कैसे खुलेगी किताब? कहाँ जाऊं? कहाँ गए शुभम जी? जो बुक खोली थी ना, नीचे से स्लाइड करो। स्लाइड सारी बंद हो बंद हो अच्छा खुलेगी। मेल में अच्छा ड्राइव से खुलेगी। ब्राह्मी लिपि प्रवेश का, इसमें नीचे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है या पीछे बोर्ड पे आप देखेंगे टीवी पे, ब्राह्मी लिपि प्रवेश का। उसके नीचे कुछ आपको, ये ना तो आपकी महाराष्ट्री है, ना हिंदी है, ना उर्दू है, न तमिल है, ना तेलुगु है। ये कौन सी भाषा है? ब्राह्मी। ये भाषा नहीं है, हमने जानबूझ के गलत शब्द बोला, ये लिपि है। क्या लिखा है? लिपि। जैसे कि आप लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो महाराष्ट्र में अपनी भाषा भी है, और लिपि कौन सी है महाराष्ट्र की? आप लिखते किस में हो? हैं? हिंदी में लिखते हो? कैसे लिखते हो? क ख ग घ लिखते हो? कहाँ पवन भैया जी मराठी वाले? पवन भैया जी, पवन जी को भेजना कोई। किस में लिखते हो? क लिखते हो आप, ख लिखते हो, ग लिखते हो, घ लिखते हो? तो उसे देवनागरी लिपि बोलते हैं। कौन सी लिपि बोलते हैं बच्चों? देवनागरी। ठीक है। महाराष्ट्र की तुम भी सीखो बेटा, महाराष्ट्री जाती है तुम्हें? कमल है ना, हाँ वो कलरिंग कर रहे हैं। हाँ, बाद में करना, सीखो। बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? तुम्हें पढ़ाना बाद में, ठीक है। हम थोड़ी परमानेंट यहाँ रहेंगे। तो महाराष्ट्र में बैठ जाओ, जो महाराष्ट्र की, तुम्हें तो मराठी हो ना, अकोला के हो आप, है ना? तो मराठी आती है, लिखनी भी आती होगी। ठीक है। तो महाराष्ट्री जो है वो भाषा है या क्या है? भाषा है। उसको क ख ग घ आ ई चलता है, उसमें वही चलता है। तो उसकी लिपि कौन सी होती है? मराठी, हिंदी और मराठी एक ही है, बस उसमें वर्ड बदल जाते हैं। हाँ, तो उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। बोलो, देवनागरी। का खा गा गा। लिपि और भाषा 2 चीज होती है। लिपि का मतलब क्या होता है? जिसमें हमें कोई चीज लिखनी है, ठीक है, जिसमें लिखी जाए कोई बात। और भाषा क्या होती है? जो बोली जाए मुंह से, है ना? अब यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम लिख लेते हो बेटा? लिख लेती है बच्ची? कितने साल के हो? कितने? हाँ, कितने साल के हो? 10 साल के हो, तो लिख लेते हो। कई बार छोटे बच्चे आते हैं, तो छोटे छोटे से 1-2 साल के, 3 साल के बच्चे हैं, तो वो लिखना नहीं भी जानते हैं, लेकिन बोलना जान जाते हैं। कैसे जान जाते हैं? भाषा से, है ना? पापा बोल लेंगे, पिताजी बोल लेंगे, महाराज जी बोल लेंगे, नमोत्थु बोल लेंगे, नमोस्तु, है ना? तो भाषा आदमी जल्दी सीख जाता है। बोली, उसको सुन भी सकते हैं हम कानों से और बोल भी सकते हैं मुख से। उसे क्या कहते हैं? भाषा। और अगर कोई बोल नहीं रहा है या कान से सुननी नहीं है, तो क्या कहते हैं उसको? लिखें कैसे? लिपि बोलते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है, आपके पीछे दिख रहा है, तो ये भी लिपि के अंदर आ गया, चित्र लिपि। अब इसमें आपको चित्र को देख के पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग का चित्र है, कुछ कमरे बने हुए हैं, कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, समझे? ये भी लिपि के अंदर है। चित्र लेखन, चित्र बनाना, कोई कार्टून बना दिया, आपकी तस्वीर बना दी, फोटो खींच ली, फोटो बना दी, भैया कह रहे कलर कर रहे हैं, समोसरण बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की लिपि ही है, चित्र के अंदर आ जाती है ना? वो भी एक कला के अंदर आती है। तो ऐसे ही आदिनाथ भगवान के समय से एक लिपि प्रारंभ हुई, जो उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाई।
तो इसलिए उस लिपि का नाम पड़ गया ब्राह्मी लिपि। जो हिंदी में या आपकी मराठी महाराष्ट्री में जो लिपि का देवनागरी का प्रयोग हो रहा है भारत देश में, वो कई स्थानों पे होता है। गुजरात में भी होता है, बिहार में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा। अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में लिपि सेम रहती है। भारत के बाहर भी नेपाल प्रांत है हमारे से पड़ोसी राज्य, वहां पर भी यही लिपि देवनागरी वर्तमान में नेपाली भाषा में चलती है। तो भाषा क्या हो गई? बोली, जिससे हम उसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, कि उसका क्या मतलब है, तो उसे क्या बोलेंगे? भाषा। अब उदाहरण आपको देते हैं। आज खाली पहली इंट्रोडक्शन क्लास है, कल थोड़ा थोड़ा लिखवाएंगे, आज भी हो सकता है थोड़ा प्रारंभ करें। जैसे कि आपने नाम बताया खुशबू, ठीक है, बाकी बच्चों के भी एक एक करके पूछेंगे। तो खुशबू नाम का अर्थ किस भाषा से प्राप्त होगा? हिंदी में भी प्रचलित है, उर्दू में भी खुशबू शब्द आता है। उसका अर्थ किसी दूसरी भाषा का आधार लेकर बताइए, या उसको एक्सप्लेन कीजिए। खुशबू का मतलब क्या होता है? सुगंध, इंग्लिश में स्मेल, है ना। कोई भी अच्छी कोई स्मेल आ रही है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? खुशबू। तो हमने इसको हिंदी या उर्दू से इसका अर्थ लगाया। आपका नाम बताओ बेटा। अक्षरा। अक्षरा। अक्षरा का अर्थ बताओ क्या होता है? अक्षरा का अर्थ उसका मतलब नहीं बता, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? सपना। इसका अर्थ बताओ। सपना का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे को पता है अपने नाम का मतलब? हाँ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हर्षिता। क्या मतलब है इस बात का? कोई अर्थ तो होगा, कोई मीनिंग होता है नहीं अर्थ का। तुम्हारा नाम बताओ बेटा। वर्षा का मतलब क्या है? वर्षा क्या चीज होती है? बारिश। जो उसको वर्षा बोलते हैं ना, बारिश को। तो इसका मतलब, उसका अर्थ है कुछ ना कुछ, उसका मतलब है, वो चीज दिखती है। जैसे सपना है तो ड्रीम, रात में हम सो रहे हैं तो उसका जो हमें स्वप्न आ रहा है तो वो सपना मतलब है। हर्षिता का मतलब जो हमेशा खुश रहती है, हर्षित रहती है, मुस्कुराती हुई रहती है ना। और किसका नाम था? अक्षरा, यानी कि अक्षर जो हम लिखते हैं तो अक्षरा बन गया उससे। तो किसी न किसी हमें भाषा के आधार से उस शब्द की उत्पत्ति होती है, उस शब्द का अर्थ पता चलता है। किसी का हिंदी से आएगा, किसी का मराठी से आएगा, किसी का इंग्लिश से आएगा, किसी का अन्य अन्य प्रांतीय भाषाओं से उसका अर्थ पता चलेगा। समझ रहे हो? लिपि से हमें अर्थ पता नहीं चलेगा। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लिखने का प्रयास करते हैं। जल्दी जल्दी बंद क्यों हो रहा है भाई? इसमें टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, है ना। हाँ चलो, अब हम एक इनके नाम का उदाहरण लेते हैं। यहां हम लिखेंगे, क्या नाम बताया था आपने मैडम? खुशबू। अच्छा, KHU। ये किस भाषा में लिखा है? भाषा बताओ, भाषा बताओ। चलो कोई बात नहीं। इसकी लिपि कौन सी है? दिख रहा है सबको बोर्ड पे पीछे? लिपि बताइए। लिखने की हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश की लिपि हो गई। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ के बताओ सब बच्चे। खुशबू। इसको आपने इंग्लिश से पढ़ा, ठीक है, परंतु इसका अर्थ कहां से निकालोगे? अब हिंदी या उर्दू से। इंग्लिश में खुशबू शब्द होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब, इसका अर्थ हमें हिंदी भाषा से या उर्दू भाषा से लगाएंगे, परंतु पढ़ेंगे किससे लिपि? इंग्लिश का आधार लेकर के, ठीक है। अब आप सबने इसको क्या बोला? दोबारा बोलो। खुशबू। अब कुछ और लिखते हैं हम। खुश। अब इसका उच्चारण करेंगे।
थोड़े से बच्चे आगे आ जाओ, पीछे और लोग बैठेंगे। अब इसका उच्चारण करो। उच्चारण माने बोलना है, मुंह से बोलो। अरे पहले तो मैंने कुछ और लिखा था, तब भी आपने खुशबू बोला, और अब मैंने कुछ और लिखा है तब भी खुशबू बोला। ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ गलती तो नहीं कर रहे अपन हैं? पहले भी खुशबू और अब भी खुशबू, ऐसा कैसे हो गया? इंग्लिश में आया था। हाँ, इसका मतलब मतलब भाषा तो हमारी दोनों में सेम है, जिसका अर्थ हम इसको पढ़ पा रहे हैं, परंतु लिखा हमने अलग अलग लिपि में है। उच्चारण हमेशा एक रहेगा, अलग अलग लिपि में। अब इसका अर्थ हम कौन सी, अब अर्थ ढूंढने के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। तो अर्थ किससे निकालोगे? अब इंग्लिश वाले से अर्थ निकाल पाओगे क्या? हैं? इससे निकाल पाओगे? इसको अगर हमने पढ़ के समझ लिया खुशबू का मतलब क्या होता है, तो अर्थ निकाल लेंगे और इधर से भी निकाल लेंगे। आप लोग इसको किसी और लिपि में भी लिख सकते हो, उसमें भी सेम उच्चारण आएगा। तो वो क्या हो गई? भाषा हो गई। और लिखने की क्या हो गई? लिपि हो गई। तो ऐसे ही जो हमारी हिंदी है, हिंदी क्या है? भाषा है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। शुभम भैया के लिए तालियां बजाएंगे। एक्टिव, सबसे बढ़िया, फटाफट जवाब। हिंदी की लिपि हिंदी नहीं है। हिंदी लिखने के लिए जैसे खुशबू था, उसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते थे, हिंदी में भी लिख, मतलब देवनागरी में भी लिख सकते हैं, मराठी वाले मराठी में भी लिख सकते हैं, फारसी वाले फारसी में, उर्दू वाले उर्दू में, बहुत सारी लिपियों में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा ही कुछ हमें समझना है। यहां पर जो आपको अभी हमने फोटो दिखाई थी, हाँ भाई, वो कैसे, अच्छा यहां से खुलेगा। हाँ, अब यहां से हम देखेंगे ब्राह्मी लिपि प्रवेशिका। ये जो सबसे ऊपर शब्द लिखा है, इसकी लिपि कौन बताएगा? कौन सी लिपि में लिखा है? देवनागरी। सबके लिए तालियां। और उसके नीचे कुछ डिब्बे डिब्बे से बन रहे हैं, एक चौकोर सा डिब्बा है, फिर अजीबोगरीब डिब्बे हैं, पेड़ निकल रहे हैं। पेड़ तो सजाने के लिए हैं, पेड़ से कंफ्यूज मत होना। जो घास फूस निकल रही है वो घास फूस इसलिए है, उसका भी बड़ा कुछ औचित्य है कि ये प्रवेश का यानी एंट्री। घास क्या होता है? बड़े पौधा जब बनता है, बड़ा पेड़ बनता है, तो सीधे पेड़ बन जाता है क्या? पहले छोटा सा घास निकलती है, अंकुरित होता है, तो इसलिए प्रवेश का है। छोटा सा पौधा निकलेगा आज आपके मन में, दिमाग में, दिल में, कि ब्राह्मी भी कुछ होता है। और यहाँ तीर्थंकर लेणी से इसलिए क्लास करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले की जो प्राचीन आसपास की प्रतिमाएं हैं, बहुत सारी प्रशस्तियां हैं, तो ऐसे प्राचीन लोग बताते हैं कि ब्राह्मी लिपि में ही मिलती है। जो प्राचीन हमारे देश की लिपि रही है आचार्यों की, बहुत पुरानी, तो ब्राह्मी लिपि में ही बहुत सारी प्रशस्तियां, बहुत सारी मूर्तियां और बहुत सारे जो लेख इत्यादि मिलते हैं उस समय के, वो सब ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में ही अपने को मिलते हैं। तो यहाँ पर उसके नीचे जो डिब्बे बन रहे हैं वो कौन सी लिपि है? हाँ देखो, अब तो आप सारे इसके होशियार हो गए, इंटेलिजेंट हो गए। तो ब्राह्मी लिपि, ये डिब्बे डिब्बे हम सीखने जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसके नीचे ही लिखा है, तो ऐसा अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ब्राह्मी के नीचे जो डिब्बे बन रहे हैं वो ब्राह्मी के लिए, ब्राह्मी लिपि में है। उच्चारण क्या रहेगा? ब्राह्मी रहेगा। लिपि के नीचे जो लिखा है वो लिपि के लिए है, प्रवेशिका के नीचे जो लिखा है वह प्रवेशिका के लिए है। उसके नीचे किसी की फोटो बन रही है, एक कोई महाराज जी बैठे हैं, मुकुट उकुट लगाए हुए दिख रहे हैं आपको, और एक लड़की इधर बैठी है, एक लड़की इधर बैठी है। हाँ, तालियां बजाओ आंटी। क्या नाम है आंटी आपका? सुनीता। हाँ, पढ़िए पहले, ब्राह्मी सीखिए, सुनिए। क्लास ज्वाइन कर रखी थी इनकी। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं दिखाया वो क्लास उसमें। कोई बात नहीं, अगले 10 दिन आपको ब्राह्मी सिखाएंगे बहुत आनंद के साथ। ठीक है, आज पहला दिन है, तो ऐसे इंटरेस्ट दिखाना, आनंद के साथ सीखेंगे बहुत मजे से। टाइमिंग क्या रहेगा भैया जी? अभी आज का तो 1 से 2 है, और कल का फिर विधान के आगे पीछे, लेकिन बच्चों से आज अनुकूलता देख करके, हाँ बच्चे और बड़े सब देखेंगे, बाकी वीडियो भैया जी हमारे शुभम जी डालेंगे भी। तो बीच में जो बैठे हैं हमारी सुनीता आंटी, क्या नाम बताया? सुनीता जी, हाँ, रतलाम से, रत्नावत। तो इन्होंने बताया फोटो देखते ही आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर रहे।
इसी धरा से, इसी भरत क्षेत्र से, इसी आर्यखंड से जहां पर हम लोग वर्तमान में बैठे हैं। प्रथम का मतलब इस युग के, इस काल के, जो ये हमारा वर्तमान का काल चल रहा है अवसर्पणी काल, उसमें चतुर्थ काल के पहले तीर्थंकर रहे आदि तीर्थंकर। आदि का मतलब होता है पहला, प्रथम, फर्स्ट, तो इसलिए उनको आदिनाथ भी कहा गया। उनका नाम था ऋषभदेव। तो उनकी 2 पुत्रियां थीं, एक का नाम था ब्राह्मी और एक का नाम था सुंदरी। तो इसलिए यहाँ पे 2 पुत्रियां हैं। उनको उन्होंने ब्राह्मी लिपि लिखने के लिए पढ़ाई थी, उस समय लेखन करा प्रारंभ की थी कि कभी जरूरत पड़ जाए, भविष्य में लोग भूल भाल जाएं चीज़ों को, तो कुछ ना कुछ लिखने के लिए उपदेश आगे देने हैं, तो आप लिखना सीखिए। आप लोग नोटबुक में क्यों लिखते हो कि बाद में एग्जाम देना है तो काम आएगा, भूल जाओगे यहाँ जो बोला गया। ऐसे ही लिखाया गया। यहाँ पर 2 उनके देव जो होते हैं, जो महाराज वगैरह बड़े बड़े राजा बैठते हैं, तो सिंहासन के दोनों तरफ उनके सेवा के लिए लोग रहते हैं। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा फोटो टेढ़ी खींची है। सम्राट खारवेल का शिलालेख है, सबसे प्राचीन शिलालेख जो हमारे भारत देश में जैन धर्म की प्राचीनता को बताता है। उदयगिरी खंडगिरी नाम सुना है आप लोगों ने? बोलो सब लोग, उदयगिरी खंडगिरी। भुवनेश्वर प्रांत में, भुवनेश्वर में, उड़ीसा प्रांत में सम्राट खारवेल एक हुए हैं प्राचीन काल में, इसी पंचम काल में ही। तो वहां पर एक शिलालेख मिलता है जिसकी लिपि कौन सी है? ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा है, यहां से भी दिखा देते हैं आपको पुस्तक में। सम्राट खारवेल का शिलालेख, ठीक है, ये है सम्राट अशोक का। अच्छा, खारवेल का इधर शुरू में। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। भाषा है औड्र मागधी। औड्र मागधी को हम अर्धमागधी भी बोलते हैं। समय है ईसा पूर्व 2री शताब्दी। ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है? जो हमारा वर्तमान में अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। तो ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह जिसको क्रिश्चियन लोग मानते हैं, तो उनके जन्म से पहले का ईसा पूर्व है ना, उसको हम ईसवी भी कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट, BC, बिफोर माने पहले, सी माने क्राइस्ट माने क्रिश्चियन, जो ईसा मसीह उनके देव हुए हैं, जो क्रिश्चियन लोग मानते हैं। तो भैया जी इतने सारे धर्म है, उसके बाद इन्होंने ईसाई धर्म के ही क्यों लिए कि ईसा पूर्व अपन जो, वो अभी प्रचार ऐसे चल रहा है ना। वर्तमान में हम जिस देश में रह रहे हैं, तो वर्तमान पे उसमें अंग्रेजों ने शासन किया, तो इसलिए उन्होंने अपना कैलेंडर चालू कर दिया है ना। कॉमनवेल्थ कंट्री होते हैं, जहां जहां उनका शासन रहा तो वहां वहां उनका कैलेंडर चालू हो गया। अपन लोग आज भी अपना वीर निर्वाण संवत से कैलेंडर चलाते हैं। कई लोग चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ विक्रम संवत से भी चलाते हैं। उर्दू वाले मुस्लिम लोग अलग अलग चला सकते हैं साथ में, परंतु एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मापदंड के कारण, क्योंकि ज़्यादा समय तक ज़्यादा देशों में अंग्रेजों का कैलेंडर चल रहा है, तो हम उसको मान लेते हैं। जैसे इंग्लिश भाषा सब जगह वर्तमान में चल रही है, तो इसलिए कंपैरिजन करने के लिए कि भाई आज की तारीख कहाँ होगी, सब जगह आपको आजकल उसी कैलेंडर से ही पता चलेगी। तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी का ये शिलालेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है। और यहाँ पर जो इसका देवनागरी के हिसाब से नीचे थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको बाद में सीधा करके फोटो खींच लेंगे भैया जी। नमो अरिहंतानम, यानी कि कुछ ना भी है और कुछ णा भी है। तो न शब्द का प्रयोग अर्धमागधी में हम प्राकृत भाषा में करते हैं। ये लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। इसकी भाषा अभी जो हमने जैसे खुशबू उदाहरण से बताया, सपना, अक्षरा, हर्षिता उदाहरण से बताया, उसका अर्थ ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ा? हिंदी भाषा में या मराठी भाषा में। यहां पर जो लिपि है सामने आप देख सकते हैं, यहां लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। अर्थ ढूंढने के लिए हमें किसी भाषा पे जाना पड़ेगा। अब अर्थ समझने के लिए हम हिंदी पे जरूरी नहीं है जा सकते। उस समय भाषा माने बोली कौन सी चल रही थी, तो उस समय जो बोली चल रही थी उसका नाम था
अर्धमागधी, यानी कि वर्तमान में उसको हम अर्धमागधी प्राकृत बोल लेते हैं। तो इसलिए प्राकृत भाषा हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। और लिपि सबसे प्राचीन कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। अकेले प्राकृत भाषा से काम नहीं चलने का, अकेले ब्राह्मी लिपि से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लिखने की लिपि ब्राह्मी है और समझने की भाषा प्राकृत है उस समय की। जैसे कि आपको किसी भी शब्द का अर्थ समझना होगा, वर्तमान में जैसे आंटी जी का नाम है संगीता, सुनीता, तो सुनीता का अर्थ जानने के लिए इनको अभी वर्तमान में सुनीता का अर्थ क्या लगेंगे? जिसकी नीति, सुनीति, जिसकी नीति, हाँ सुनीता। आपका क्या नाम है अम्मा जी? निर्मला। आपका अर्थ जानने के लिए कहाँ जाएंगे? हिंदी पे जाएंगे, या संस्कृत में भी हो सकता है शायद, है ना? निर्मला, जो निर्मल हो, स्वच्छ हो, है ना, पवित्र हो। तो अगर हमें पहले के कभी काल में जाना है, जब जो समय, अब आज से मान लीजिए पहले का नहीं समझ सकते, 100 साल बाद जरूरी नहीं है निर्मला शब्द बहुत ज्यादा फेमस हो। अंग्रेजी ज्यादा अभी वर्तमान में चल रही है, विदेशी भाषाएं ज्यादा चल रही हैं, तो उसमें अगर किसी बच्चे का नाम आपने आज अंग्रेजी में रख दिया, है ना, बहुत सारे नाम होते हैं आजकल आप लोगों के बच्चों के, इंग्लिश में रख देते हैं, तो उसको हिंदी में लिख सकते हैं, परंतु उसका अर्थ इंग्लिश में होता है। आप में से किसी बच्चे का, किसी का है घर में, परिवार में? इंग्लिश में नाम? हाँ इंग्लिश में नाम बताओ। चयन है उसका, हिंदी में है। इंग्लिश वाला किसी का नाम है? पीटर, बहुत, ईशान है। इंग्लिश का कोई नाम बताओ, आजकल बच्चे रख देते हैं जो माइकल हाँ, बहुत सारे हैं। नहीं, जैसे किसी का अर्थ भी इंग्लिश में हो, है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। यश तो हिंदी में आता है ना। हाँ, जैसे डिम्पल हो गया, है ना, डिम्पल, सिंपल हो गया। हाँ, सिंपल हिंदी का शब्द नहीं है, अपन हिंदी में लिख सकते हैं, परंतु उसका अर्थ जानने के लिए हमें हिंदी में जाना पड़ेगा। तो अभी 10, 20, 50 साल बाद वही नाम प्रचलित हो जाएंगे विदेशी भाषाओं के, तो फिर लगेगा कि इसका अर्थ हम कैसे पता करें? इसका अर्थ इंग्लिश भाषा से पता करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो ये ब्राह्मी लिपि लिखी है, इसका अर्थ जानने के लिए हमें प्राकृत में जाना पड़ेगा, या प्राकृत के अलावा और उस समय जो जो भाषाएं थीं, कहीं पर महाराष्ट्री थी, कहीं पर कन्नड़ थी, कहीं पर तमिल थी, कहीं तेलुगु थी, कहीं मलयालम थी। अभी हम जब श्रीलंका गए तो वहां पर सिंघला भाषा है। क्या है? सिंघला, सिंघल देश बोलते थे उसको पहले, तो आज भी वहां पर सिंघला भाषा चलती है। और जितने भी श्रीलंका में शिलालेख हैं उन सब पे लिपि कौन सी मिलती है? ब्राह्मी लिपि। सब जगह, सारी मूर्तियों पे, सारी प्रशस्तियों पे, सारे म्यूजियम में ब्राह्मी लिपि श्रीलंका में आज भी बहुतायत में प्राप्त होती है। तो उससे हमें पता चलता है कि लिपि पहले सब जगह ब्राह्मी ही थी। उसका अर्थ समझने के लिए हमें अलग अलग भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो आज आप एक नई बात सीखिएगा इस फोटो के माध्यम से, कि ड़मोकार मंत्र हम 24 घंटे जाप लगाते हैं, उससे इतना पुण्य मिलता है। ड़मोकार मंत्र शिलालेख के रूप में अभी वर्तमान में सबसे पहले हमारे सामने जो मिला है, वह कहाँ मिला है? यहाँ जो फोटो लगी है वहीं मिला है। ये उदयगिरी, खंडगिरी, कलिंग के खारवेल के सम्राट महामेघवाहन तथा उनके राज्यकाल के 13वें वर्ष में दूसरी से उदयगिरी में उनका जैन सम्मेलन हुआ। वहां पर अपना एक जैन तीर्थ है उदयगिरी, और साथ भुवनेश्वर में दूसरा खंडगिरी। तो पूरे भारत के सबसे प्राचीन शिलालेखों में सबसे प्राचीन जो वर्तमान में जिसका उसको पढ़ पाए, समझ पाए, तो इसी से पता चलता है कि ड़मोकार मंत्र कितना पुराना है, जो पहाड़ों में, पत्थरों में खोद करके लिखा गया है। ड़मो अरिहंताणम, ड़मो सिद्धाणम। उसके बाद उन महाराज की महामेघवाहन की प्रशंसा में कुछ शब्द, और क्या वहां पे सम्मेलन हुआ, कुछ भी प्रोग्राम होता है, जैसे यहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम होगा, तो बहुत पहले क्या करते थे, अभी तो क्या लीफलेट बना दिया, ये कर दिया, कितने दिन रहेगा कि यहाँ 3 दिन का विधान हुआ, तो शिलालेख पे मैसेज देते थे कि ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम हुआ, इस स्थिति में
कोई समोसरण बनाया गया, कोई मान स्तंभ बनाया गया, कोई प्रतिमा बनाई गई, कोई पंच कल्याण हुआ, कोई मंदिर हुआ, तो शिलालेख यानी कि शिला के ऊपर लेख, वो भी लिपि के अंदर ही आता है। ऐसे ही चंद्रगिरी पहाड़ का नाम सुना है आप लोगों ने? विंध्यागिरी के सामने श्रवणबेलगोला में एक पर्वत है जिसका नाम है चंद्रगिरी। चंद्रगिरी विद्यागिरी के सामने, चेक इट आउट। ये क्या हो गया? अरे ये क्या चक्कर है? नहीं चाहिए भैया तुम्हारी हेल्प। ये तो बोलने लग गई। सिरी अच्छा सिरी होती है ना इसमें कुछ, वो सुन लेती है, वो अपना ज्ञान देती है कंप्यूटर में। हाँ, तो विंध्यागिरी जो पर्वत है जिसपे श्रवणबेलगोला में बाहुबली भगवान की 57 फुट ऊंची प्रतिमा है, उसके सामने एक पर्वत है चंद्रगिरी। वहां से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा लेकर के समाधि मरण किया था और उनके गुरु आचार्य भद्रबाहु ने भी वहीं से समाधि मरण किया था। अंतिम श्रुत के लिए उनको हम जानते हैं। तो वहां पर भी शिलालेख के माध्यम से बहुत प्राचीन अभिलेख प्राप्त होते हैं और इतने विद्वान पहले लोग हुआ करते थे। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये फोटो दिख रही है, तो फोटो देख करके आपने लगा दिया कोई बिल्डिंग सी है, कोई महल सा है, कोई धर्मशाला है, कुछ रहने का स्थान सा है। तो वहां जो शिलालेख मिलते हैं वो लिपि में नहीं मिलते, वो चित्रों के माध्यम से मिलते हैं। तो जितनी भी प्राचीन आप देखेंगे बहुत स्थानों पर कहीं पेंटिंग्स के माध्यम से मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि भविष्य में कोई व्यक्ति आएगा, कोई लोग आएंगे तो समझ जाएंगे कि ये ऐसे ऐसे चित्र बनाए गए हैं। कोई ना कोई बिना पढ़ा लिखा भी कोई होगा। बिना पढ़ा लिखा किसको बोलते हैं? जो लिपि नहीं जानता है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है उसको बोलते हैं बिना पढ़ा लिखा। उससे बिना पढ़े लिखे से नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये गलत बात है, ये भ्रांति है। बिना लिखना पढ़ने वाला भी बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है ना। परंतु वर्तमान में ऐसा माना जाता है जिसने एजुकेशन नहीं करी, स्कूल कॉलेज नहीं किया, लिपि नहीं सीखी तो वो विद्वान नहीं है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अभी हमने बच्चे का उदाहरण दिया, बच्चा भी बहुत सारी बातें सीख जाता है बिना लिपि सीखे। तो उस समय के लोग इस बात को जानते थे कि अगर कोई काल चेंज होगा तो जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा उसको बता पाए कि क ख ग घ क्या होता है, ABCD क्या होता है। बीच में अगर लोग चले गए, कहीं शिफ्ट हो गए, कहीं मर गए सारे की सारे, तो फिर कौन बताएगा ये आ ई क ख ग कौन सी चीज होती है। आजकल आप लोग क्या करते हो, मोबाइल में चीजें सेव कर लेते हो। पेन ड्राइव देखी है? पेन ड्राइव में चीजें सेव कर ली। CD चलती थी पहले, फ्लॉपी डिस्क चलती थी। अब अगर कंप्यूटर नहीं हो CD लगाने का तो किसको क्या पता है वो गोल गोल तस्तरी क्या है? खाने की हो सकती है, प्लेट हो सकती है, उड़ाने की हो सकती है, पंखा बना सकते हो। किसी को क्या पता उसके अंदर क्या है। उस CD देखिए ना, सबने गोल गोल होती थी। पेन ड्राइव भी देखी होगी। तो अगर किसी को उसके अंदर का कैसे हम चीज बाहर निकालेंगे उसका सॉफ्टवेयर नहीं है तो अंदर का माल पता चलेगा क्या? अब कोई किताब आपको मिल गई, यहाँ पुस्तक रखी है, उसके अंदर की भाषा आप नहीं जानते, देखना पढ़ना समझना, तो पता कैसे चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसलिए कई विद्वानों ने क्या कार्य किया कि जरूरी नहीं है कि ब्राह्मी को भी आगे लोग सीख पाए, देवनागरी सीख पाए, जिस काल में जो भाषा चल रही, तो चित्रों के माध्यम से संदेश को आगे देने का प्रयास किया गया। मूर्तियां बना करके, चित्र बना करके, तस्वीरें बना करके, या फिर कोई भी ऐसे खुदाई करके जिसमें कि पूरा फिर कोई दिमाग लगाएगा कि ये चित्र है, उसके बाद ये चित्र है, उसके बाद ये चित्र है, तो कोई चैन समझ पाएगा, उसके बाद उसको डिसाइफर कर पाएगा। डिसाइफर माने समझ पाएगा कि इसका मतलब क्या है। परंतु अभी वर्तमान काल में अपने पुण्य योग से बहुत सारे ऐसे पंचम काल में विद्वान रहे, पूर्वाचार्यों का हमारे ऊपर बहुत अनुकंपा रही, जिन्होंने प्राचीन शिलालेखों को जानकर उसका हमें डिसाइफर करके बता दिया। और आचार्य विद्यानंद मुनि, जिनका भी हमने नाम लिया, उन्होंने इस दिशा में बहुत काम किया। दिल्ली में कुंद कुंद भारती सेंटर है, वहां से ब्राह्मी लिपि हमने सीखी है। उनके शिष्य श्रुतसागर महाराज जी ने, उनके शिष्य मुनि श्री अनुमान सागर महाराज जी को स्पेशली खाली हमें पढ़ाने के लिए 1 महीने की ड्यूटी लगाई कि इनको पढ़ाओ ब्राह्मी, जिससे कि ये फिर आगे इसको पढ़ा सके। तो इसलिए पिछले कई वर्षों से जहाँ पर भी हम जाते हैं प्रयास करते हैं कि ब्राह्मी लिपि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, समझें, जिससे कि हमारे जो प्राचीन
पांडुलिपियां हैं, हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जिनको अंग्रेजी में हम मेनू स्क्रिप्ट बोलते हैं, उनको हम पढ़ पाएं, समझ पाएं। तो आज आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर बताया है। इंग्लिश में भी नीचे लिखा है, कुंद कुंद भारती प्राकृत भवन के नाम से वह स्थान बहुत फेमस है, दिल्ली के सेंटर में, साउथ दिल्ली में। प्रचार एवं कर्म वाचस्पति उपाध्याय जी ने लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, उन्होंने इस दिशा में बहुत काम किया है। ये भी कुछ डिब्बे डिब्बे बन रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा यहां से आचार्य विद्यानंद मुनि जी ने क्या हमें आशीर्वचन दिए हैं उसको पढ़ेंगे। णमो बम्भी ए लिबिये, ये भी कुछ प्राकृत में ही लिखा हुआ है, जो हमारा णमोकार मंत्र है। आप लोग बच्चों को भी याद हो गया होगा, है ना, णमो अरिहंताणम। तो पवन जी हाँ 2 बजे तक करेंगे आज क्लास। णमोकार मंत्र सब बच्चों को याद हो गया? चलो, गुरु जी का बहुत बहुत उपकार है ना, कई वर्षों से देख रहे हैं आप लोगों को। तो णमोकार मंत्र, यहां पे जैसे णमो शब्द सामने लिखा आपको दिख रहा है। अब जल्दी से बताओ इसकी लिपि कौन सी है? णमो, खाली णमो बताओ जल्दी से। हैं णमो लिपि पूछ रहे, णमो सामने जो लिखा है। हाँ, खुशबू जी के लिए और इस बच्ची के लिए ताली बजाओ। सतर्क रहा हो हमारी क्लास, हम ऐसे ही पूछते रहेंगे, बीच में परीक्षा लेते रहते हैं, हमारी आदत यही है। ठीक है, क ख ग घ ड़, ये पढ़ते हैं। कौन सी लिपि है? भाषा कौन सी है? फिर बोलोगे प्राकृत। हमारी सुनीता आंटी जी के लिए जोरदार तालियां, पवन भैया के लिए भी। णमो का अर्थ हमारा प्राकृत भाषा से आता है, जो णमोकार मंत्र है। णमो अरिहंताणम, अरिहंताणम कभी हिंदी में बोलते हुए सुना है किसी का नाम या कुछ ऐसी? ये प्राकृत भाषा में है, रोज बोलते हैं और हमें मालूम ही नहीं है कौन सी भाषा का, बहुत लोगों को नहीं पता है। णमो सिद्धाणम प्राकृत भाषा में, णमो आयरी याड़म, णमो वज्झा याड़म, णमो लोए सब साहूड़म। उसके बाद ऐसो पंचणमो का, ये सारा की सारा चत्तारे मंगलम, ये सब पूरा की पूरा प्राकृत में ही है। यहाँ पर मुनि महाराज जी ठहरे हुए हैं, प्रतिदिन पर प्रतिक्रमण करते हैं, शाम को सारा, सुबह भी करते हैं आचार वंदना, आचार भक्ति। ये सब कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा का नाम कैसे पड़ा? प्रकृति की जो भाषा है वह प्राकृत भाषा है। ठीक है, लेकिन जो प्राकृत शब्द है, अब वो प्राकृत शब्द हिंदी का है कि प्राकृत का है? हो गए कंफ्यूज? दोबारा पूछते हैं। प्राकृत शब्द जो हम बोल रहे हैं, प्राकृत भाषा हिंदी का है कि प्राकृत का है? भाषा, 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 भाषा हिंदी है। ताली बजाओ। तो प्राकृत भाषा किसका हो गया? प्राकृत की प्राकृत कुछ और होती है, जैसे खुशबू की अंग्रेजी खुशबू नहीं होगी, स्मेल होगी। तो प्राकृत समझो, थोड़ा टेक्निकल है। प्राकृत की प्राकृत क्या होगी? पाईय या फिर पागद। प्राकृत की प्राकृत, जैसे खुशबू की, जैसे बोल लीजिए हिंदी, इंग्लिश की हिंदी बताओ, तो इंग्लिश में लिखें, कोई भी वर्ड है इंग्लिश का, उसकी हिंदी में अर्थ बताओ, तो उसको इंग्लिश में, हिंदी में जाएंगे। हिंदी के किसी शब्द का इंग्लिश में जाओ, जैसे डिक्शनरी का हिंदी क्या होता है? शब्दकोश, तो हिंदी पे चले गए। तो ऐसे ही शब्दकोश की इंग्लिश क्या है? डिक्शनरी। तो शब्दकोश कौन सी भाषा का हो गया? इंग्लिश का हो गया क्या? हिंदी का हो गया। समझ गए आप बात को? ऐसे ही प्राकृत हिंदी का, यानी कि हिंदी भाषा से हम उसका अर्थ समझेंगे। प्रकृति की जो भाषा है वो प्राकृत है, परंतु उसकी अगर प्राकृत की हम लिपि में उसमें जाएंगे, समझेंगे, तो उसको बोलते हैं पागद या पाईय, है ना। मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी के पास भी हमने कई साल अध्ययन किया है। तो 5 भाग में पाईय शिक्षा के नाम से पुस्तक चलती है, वह भी हम कई जगह शिविर लगा के पढ़ाते हैं। पाईय शिक्षा, शिक्षा माने शिक्षा और पाईय माने प्राकृत।
तो इस नाम से 5 भाग की पुस्तक आ चुकी है। जगह जगह शिविर लग रहे हैं बहुत, अब तो हजारों लाखों लोग सीख रहे हैं जगह जगह पूरे देश भर में। जहाँ जहाँ महाराज जी जा रहे हैं पूरी तरह से डेडिकेटेड, मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी पूरी तरह से समर्पित है प्राकृतिक। मंदसौर में वो आए थे। हाँ, मंदसौर में आया था। तो तब हमने 15 दिन क्लास अटेंड करी थी। मेरा ससुराल है वहाँ पे, मैं रुकी थी वहाँ पे। मैं मंदसौर आया था हमें नहीं पता होगा। अभी 3 साल पहले। मैंने 10 लक्षण में मंदसौर शिविर लगाया था। तो नहीं, मैं तो जब प्रणब में सागर जी थे ना तब भी मैं आया था, तब तो 2-3 दिन के लिए आया था। हाँ। फिर शिविर लगाने के लिए मंदसौर अभी जब कोई महाराज जी नहीं थे, प्रमुख सागर जी ने भेजा था मुझे अभी 3 कोरोना से ठीक पहले 3 साल पहले। रतलाम में हमारे चतुर्मास अच्छा, हाँ, नीमच भी गया था मैं, और रतलाम तो नहीं जा पाया था, मंदसौर गया था। तो वहां पर शिविर लगाया था हमने 10 दिन का, 3 लोक का। ब्राह्मी तो नहीं सिखाई थी वहां पे, 3 लोक का पूरा विषय सहतत्वार सूत्र था और कई अन्य चीजें थी। तो यहाँ पर रमो जो शब्द है वो प्राकृत भाषा में, आगे के भी प्राकृत में है। ब्राह्मी धीरे धीरे सारी चीजें कराएंगे। अभी खाली ये पढ़ के 5 मिनट 10 मिनट रह गए, इसको पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। किसने लिखा ये? आचार्य विद्यानंद मुनि, है ना। इस सदी के बहुत विद्वान, परम तपस्वी, बहुत बड़े आचार्य रहे। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके दर्शन करने का। और जिस स्थान पर हम बैठे हैं तीर्थंकलिणी में, सबसे पहले यहाँ की फोटो 2017-18 में आचार्य विद्यानंद मुनि जी को ही हमने ले जाकर दिखाई थी, और उन्हीं ने बहुत आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से ये मंदिर आप लोगों के सामने है। यहाँ मुनि महाराज रुक पा रहे हैं, इतना बड़ा स्थान बन गया। ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष की प्राचीनतम लिपि है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? प्राचीन माने सबसे पुरानी। अब ये बात कौन सी लिपि में लिखी है? फिर गड़बड़ कर गए। लिपि देवनागरी में। समझ कौन सी भाषा से रहे हैं? हिंदी से। दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। समझना, बोलना, सुनना, ये किस चीज का है? भाषा का काम है। लिखना लिपि का काम है। ल से लिखना, तो लिपि का मतलब समझ जाओ, लिखने की बात, ठीक है। और उसका अर्थ अगर समझना है तो भाषा पे जाना पड़ेगा। तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं कौन सी भाषा से पढ़ रहे हैं? हिंदी से। फिर गड़बड़। हिंदी भाषा से। भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष की प्राचीनतम लिपि है, यानी कि सबसे पुरानी लिखने की लेखन कला है। लिपि के कुछ इतिहासज्ञों ने ब्राह्मी लिपि के विकास की खोज करते हुए उसे वैदिक देवता ब्रह्मा के द्वारा प्रादुर्भूत माना है। अब अलग अलग पंथ के अलग अलग संप्रदाय के लोग कुछ भी मान लें, लेकिन लिपि तो है ब्राह्मी। किसी ने क्या कहा कि ब्रह्मा सबसे पहले हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है, जिनकी वजह से ब्रह्मांड है, वो सबसे पहले आए थे। तो इसलिए ब्राह्मी लिपि उस समय से मान वो भी रहे हैं कि सबसे पुरानी है। जैन धर्म के अनुयायी या जो प्रमाण मिलते हैं वो क्या कहते हैं? आदिनाथ भगवान की पुत्री थी ब्राह्मी, तो उस नाम से ब्राह्मी बन गई। प्रादुर्भूत माने उनसे शुरुआत हुई है, उससे इसकी प्रारंभ हुआ है, स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। किससे? वैदिक देवता ब्रह्मा। किंतु अधिकांश लिपि विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि श्रमण धारा के प्रवर्तक आदि देव ऋषभ देव की विदुषी पुत्री ब्राह्मी ने जिस लिपि ज्ञान को अपने पिता ऋषभ देव से सीखा था, वह लिपि उसके नाम से ही ब्राह्मी लिपि के रूप में प्रसिद्ध हुई। जो आपको बात बताई अभी शुरू में, आचार्य विद्यानंद मुनि भी इसके समर्थक थे कि अधिकांश विद्वान जो पढ़े लिखे थोड़े से वर्तमान समय के बताए जाते हैं, डॉक्टरेट कर ली, पीएचडी कर ली, तो वो जो शिलालेखों का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहते हैं? प्रमाण के हिसाब से कि ऋषभ देव की पुत्रियों को उन्होंने सिखाया होगा, तब से इसका नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा है। ब्राह्मी लिपि कृषि युग में भी प्रचलित थी। इसका मतलब जो एक 4 युग बताए जाते हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, उसमें शुरुआत में कृषि युग, जब सारे के सारे कृषि प्रधान लोग थे, उस समय भी लिखने की जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि चलती थी। काल क्रम के अनुसार इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहा। थोड़ा बहुत समय के हिसाब से लिखने में किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने, क्योंकि हमें खोद खोद के उस चीजें मिलती हैं। कागज की तो ज्यादा एज होती नहीं है ना। पहले कागज नहीं चला करते थे, ताड़पत्र इत्यादि रहते थे, शिलालेख रहते थे, तस्वीरें होती थी, पेंटिंग्स होती थी, कपड़े पे लोग
लिखा करते थे। तो इसलिए कालक्रम माने कि थोड़ा थोड़ा हमने आपको कुछ बताया, आपने कुछ बताया 10 साल बाद, आपने 10 साल बाद, तो थोड़ा थोड़ा लिखने में परिवर्तन भाषा में आ जाता है। तो उसमें परिवर्तन आते गए। परिमाणतः देश काल की दृष्टि से इसके अष्टादश भेद प्राप्त होते हैं। देश काल माने क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से, बिहार में कुछ चलेगी, महाराष्ट्र में कुछ प्राकृत चलेगी, उड़ीसा में कुछ चलेगी। तो अष्टादश माने 18 प्रकार के वर्तमान में इस ब्राह्मी के थोड़े बहुत भेद प्रभेद चेंज के साथ मिलती है। ब्राह्मी लिपि सार्वभौम है, यानी कि सभी जगह स्वीकार है और सब जगह मिलती है। हम तो सरप्राइज हो गए जब श्रीलंका गए तो वहां भी ब्राह्मी मिल गई, हमें मालूम थोड़ी था। फिर हम एक बार अफ्रीका गए, वहां जाकर के ब्राह्मी मिल गई। अफ्रीका में अलग अलग 2 देशों में गए, एक बार केन्या में गए, एक बार केन्या के पास में दूसरा देश था इथोपिया, वहां गए। सब जगह किसी न किसी रूप में ब्राह्मी मिली। बाकी हम लोगों की जो और सहयोगी सदस्य थे वो जाते थे, तो ज्यादातर जहां भी प्रमाण मिला करता है, कोई भी प्राचीन लिपि मिलती है, यहाँ तक कि मिस्र के जो पिरामिड हैं वहां पर भी यही लिपि किसी न किसी रूप में मिलती है। बहुत जगह, पूरे विदेशों में चले जाओ, अपने देश में कहीं चले जाओ, थोड़े बहुत चेंज के साथ, क्योंकि कहीं कहीं हजारों सैकड़ों साल हो जाते हैं, मिट्टी लग जाती है, उसको साफ करके फिर उस लिपि को पढ़ा जाता है, तो ब्राह्मी ही किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है। इसके आधार पर ही भारत की प्रमुख लिपियों का विकास हुआ। यानी कि बाद में थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया। धीरे धीरे जब आप ब्राह्मी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने उसको ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। जैसे कि वर्तमान में बहुत जगह आपके स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं कि आदमी पहले बंदर था, चिंपांजी था, पूंछ थी, मुंह बंदर का था, धीरे धीरे करके आदिवासी था, इतना लंबा, मांस खाता था, डंडे वंडे लेकर के चलता था जंगलों में, और धीरे धीरे करके वो आदमी बन गया। पूंछ की जरूरत नहीं पड़ी तो पूंछ गायब हो गई, मुंह थोड़ा बोलने की जरूरत पड़ गई तो बंदर की जगह मुंह बन गया। ऐसे वो बताते हैं तस्वीरें दिखा करके कि देखो ऐसे कालक्रम से इतने लाखों वर्षों में आदमी बन गया, बंदर से या चिंपांजी से। तो ऐसे ही कुछ मान लीजिए कि जो वर्तमान की जितनी भी लिपियां हैं वो ब्राह्मी से ही थोड़े बहुत फेरबदल के साथ धीरे धीरे उनका विकास हुआ है, वो बनी है, ऐसा माना जाता है। अतः इस लिपि का अभ्यास करने से भारत की अधिकांश लिपियों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ब्राह्मी एक वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक माने साइंटिफिक है, इंग्लिश में अगर उसका अर्थ देखेंगे, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक आपके समझ में आएगा। जितना इसमें डीप में आप जाओगे, इसकी गहराई में आप जाओगे, तो बहुत अच्छी आपको ये ब्राह्मी लिपि आपको लगेगी। इसका प्रत्येक वर्ण ध्वन्यात्मक है, इसको लिखने और बोलने में एक रूपता है। यानी कि तस्वीर के माध्यम से हर शब्द को अगर कोई आगे नहीं भी समझ पाए तो उस शब्द पे थोड़ा कंसंट्रेट करेगा। जो भी अक्षर लिखा है, डिब्बा भी बन रहा है तो दिमाग लगाएगा, कंसंट्रेट करेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा ये डिब्बा कुछ बोल रहा है। तो इसका उच्चारण उसी प्रकार से बहुत ध्यान लगाने पे आपको अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मी को बोला कि हमेशा से चली आ रही है, इतने सालों से, करोड़ों वर्षों से, क्योंकि अगर विलुप्त हो भी जाएगी बीच में तो फिर से किसी विद्वान के द्वारा, किसी केवली के द्वारा या किसी श्रुत केवली के द्वारा या किसी पूर्वाचार्य के द्वारा जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो फिर से इसको डिसाइफर कर सकता है कि इस डब्बे का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, इस क्रॉस का मतलब ये है। वो कहीं ना कहीं दोबारा पुनर्जीवित हो जाती है। ध्वन्यात्मक है, यानी कि उसमें से ऐसे लगेगा आपको कि आवाज निकल रही है, कि क का उच्चारण निकल रहा है, ख का उच्चारण निकल रहा है, ग का उच्चारण निकल रहा है। यह आचार्य विद्यानंद मुनि जी ने लिखा है, तो बहुत सोच समझ करके लिखा होगा। उन्होंने इतना परम तप किया है, तो उनको ये बात उनके ज्ञान में, उनके ध्यान में अवश्य आई होगी। इसको लिखने और बोलने में एक रूपता है। जैसे ही लिखेंगे तो लगेगा कि इसका ये उच्चारण होना चाहिए। ब्राह्मी के वर्तमान में अनेक नाम प्रचलित हैं, यानी कि बहुत सारे नामों से ये फेमस है। प्रचलित माने अंग्रेजी में, हमें ज्यादा हिंदी तो आती नहीं, तो हम उसका आश्रय अंग्रेजी से थोड़ा सा समझा देते हैं कि फेमस है, प्रचलित है ना, विख्यात है। इसका अर्थ क्या है प्रचलित का? हिंदी से हमने लगाया, ठीक है। कौन कौन से इसके दूसरे नाम है? भारती, बोलते जाओ, भाषा, गिरा, वाक, वाणी, सरस्वती आदि। ये सारी बहुत सारी इनके दूसरे भी नाम है वर्तमान में। किंतु
लिपि के अर्थ में ब्राह्मी शब्द अधिक प्रचलित है, लिखने के तरीके में ब्राह्मी को सब लोग जान जाते हैं। प्राचीन भारतीय चिंतन धारा को पूर्ण रूपेण समझने के लिए ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का ज्ञान प्रत्येक मुनि और गृहस्थ के लिए आवश्यक है, मैंडेटरी है, परम आवश्यक है। उसके बिना कोई श्रावक नहीं बन सकता, कोई मुनि नहीं बन सकता है। क्यों ऐसा कैसे भैया जी? पढ़ ही नहीं पाएगा, स्वाध्याय नहीं कर पाएगा, कहानियां पढ़ेगा लोगों की। नहीं, कहानी नहीं पढ़ेगा भैया जी, मेरा आवश्यक है विद्वत, अगर उसको अपना ज्ञान आगे बढ़ाना है, अगर उसको डीप में जाना है, तब करना है। प्राचीन आचार्यों ने मूल वाणी क्या लिखी है, अगर उसकी रुचि उस दृष्टि में है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। गाथा नहीं पढ़ पाएगा अगर वो, हाँ, खाली वो हिंदी पढ़, खाली किसी की सुनी सुनाई बातों में फिर अपना विवेक अर्थ लगा लेगा कि मैंने ये कहा, उसने ये कहा। उसे एक्चुअल में पीछे जाना है कि पूर्वाचार्य ने, कुंद स्वामी ने क्या कहा था, उमा स्वामी ने क्या कहा था, है ना। तो उसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो अपना ज्ञान लगाता रहेगा जो उसके मन में आएगा, जिससे उसने सुन लिया। चौराहे पे खड़े होकर, पान की दुकान पे जो बोल रहा है, जो टीवी पे बोल रहा है, जो मोबाइल पे बोल रहा है, जो किससे कहानी उपन्यास पढ़ लिए, तो वो दिमाग इसलिए आवश्यक है जिससे कि वो अपना विवेक लगा सके, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। ये दोनों धर्म साधना के आधार स्तंभ में। इसीलिए पहले हमने प्राकृत सीखी, फिर कुन भारती से हमने जब पता चला, आगे ब्राह्मी भी सीखी, फिर आगे भी हम अपनी भी पढ़ाई कर रहे हैं। और क्यों यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, क्यों शिविर लगा रहे हैं, जिससे कि अपना ज्ञान आगे बढ़े और जो सीखा है उसको हम सतत अपने पे बना के रखें, हमें भी दोबारा से रिवीजन करने से याद हो जाए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्वाध्याय, स्वयं का अध्याय। स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं और उससे किसी का पर का उपकार हो जाए तो पर का भी हो जाए, लॉटरी लग गई, क्या दिक्कत है। तो यहां पर क्या कहा, ये धर्म साधना के आधार स्तंभ। स्तंभ माने क्या होता है, खंबा। कोई खंबे के ऊपर, जैसे हम जमीन पे बैठे तो नीचे नींव भरी जाएगी। आप उधर धर्मशाला में सामने रुके हैं तो जितने बड़ा ऊपर कमरा है उससे डबल नीचे नींव खोदने में 2 साल लग गए। कमरे तो अभी जल्दी बन रहे, 2 साल पूरा खाली नींव में लग गया। चट्टाने यहाँ पे इतनी मुश्किलों से यहाँ नींव खुदी। आधार माने स्तंभ, आधार जो जड़ है, जो नींव है, इसी से आप ऊपर अपनी बिल्डिंग, इमारत खड़ी कर सकते हो। अगर नींव कमजोर होगी तो ऊपर की बिल्डिंग कभी कोई बना देगा, कभी कोई बना देगा। फिर अब अरे ये बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट है, क्या बताता है, क्या भाई साहब, इसके पास चले गए। फिर दूसरा मिल गया, अरे इसने क्या गजब बताया, ये बात सही कह रहा है, वहां चले गए। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा बता रहा टीप है, मैं तो अब उसका भक्त बन गया। कभी किसी के भक्त बन गए, कभी किसी के बन गए, बाद में सारी खिचड़ी बना के अपनी किताब लिख दी, सारी खिचड़ी लेकर के अपने बन गए। ओशो जी जैसे विद्वान, बहुत सारे विद्वान। बोलने की कला में जरूरी नहीं है कि उसमें उनका स्वाध्याय हो, लेकिन वर्तमान में क्या है, जो अच्छा बोलता है उसके पीछे पब्लिक। तो इसलिए अच्छा बोलने वाले का भी सुनो, लेकिन उसको चेक करो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको आधार स्तंभ ब्राह्मी और प्राकृत के पास जाना पड़ेगा। इसी कारण ब्राह्मी विश्व की प्रमुख लिपि बनी और प्राकृत भाषा का जन जन में प्रचार हुआ। अशोक के समय तक, सम्राट अशोक का नाम सब जानते हैं, हमारे भारत देश के सबसे बड़े राजा रहे सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। चंद्रगुप्त बड़े थे उनसे पहले, उनके दादाजी थे चंद्रगुप्त, उनके पुत्र रहे और उनके पुत्र बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक। तो अशोक के समय पे हमारी राष्ट्रीय भाषा थी प्राकृत भाषा, जैसे वर्तमान में हिंदी भाषा है। जितने भी सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं वो सब कौन सी भाषा में है, लिपि कौन सी है, बिल्कुल है ना। चित्तौड़गढ़ में भी जो कीर्ति स्तंभ है, ऐसे बहुत सारे स्तंभ हैं जगत प्रसिद्ध, भारत देश में प्रसिद्ध, सब ब्राह्मी में और सब प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का जन जन में प्रचार प्रसार हुआ। डॉक्टर रविंद्र कुमार वशिष्ठ ने इस पुस्तिका को तैयार करने में जो श्रम किया है उसके लिए आचार्य विद्यानंद मुनि उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपका समय हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको हल्का सा भूमिका दिखा देते हैं जल्दी जल्दी टीवी पे कि ये इस प्रकार की लिपि है। उसको हम हिंदी की देवनागरी के माध्यम से सीखेंगे और फिर हम सब बच्चे बड़े अगले कई दिनों में
शब्द बनाना सीखेंगे। ब्राह्मी लिपि मात्र 10 दिन में आपकी बहुत आसानी से हो सकती है। उसका कारण बहुत सिंपल है, आज पहली कक्षा में बता देते हैं। क्योंकि ये भाषा नहीं है, ये केवल लिपि है। इसमें क्या सीखना है? क ख ग घ च छ, खाली आपको अक्षर सीखने हैं। उसके बाद आपको उनका अर्थ पढ़ना है। तो या तो भैया हिंदी पे जाओ अगर वर्तमान में लिखनी है, या प्राकृत पे जाओ, या अन्य भाषाओं में जाओगे। ब्राह्मी लिपि में महीनों और सालों का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्राह्मी लिपि के शिलालेख पढ़ने हैं, पांडुलिपियां पढ़नी है, प्रशस्तियां पढ़नी है, तो आपको मात्र 10 दिन में कराई जा सकती है। कोई फास्ट सीखने वाला है तो 4 दिन में, 5 दिन में भी हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु अभ्यास करना पड़ेगा, उसको आपको लिख लिख करके अभ्यास करना पड़ेगा। पवन भैया जी, आज की कक्षा का समय हो रहा है। कक्षा के बाद या कल की कक्षा से पहले सब बच्चों और बड़ों को पुस्तिका कॉपी दे देंगे, कॉपी पेन जो भी इनको चाहिए। और कल से अपन अभी डिसाइड करके समय प्रतिदिन 1 घंटा ब्राह्मी लिपि की क्लास लगाएंगे। यहाँ आप लोग आए हुए हैं चौका लगाने, सबका समय का सदुपयोग हो, हमारा भी समय का सदुपयोग हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, जय बोलिए शिक्षा गुरु मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए तीर्थंकलिणी में वर्तमान में विराजमान मुनि द्वय श्री संतान सागर जी एवं दुर्लभ सागर जी महाराज की, नैमिनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, सभी 56 जन्मों की, सबको जय जिनेन्द्र जय दू जुड़ंदो।